उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार जिस तरह से अलग अलग मुद्दों के बीच जिन्ना का जिन्न लगता है बोतल से बाहर निकला हुआ है और इस पर जमकर सियासत हो रही है। देश के बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना का जिन्न एक बार फिर यूपी की चुनावी बोतल से बाहर निकला है। जिन्ना को गांधी पटेल की कतार में खड़ा करने वाले अखिलेश न केवल अपने बयान पर कायम हैं, बल्कि इतिहास का हवाला देकर अपने बयान को सही बता रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पूरी बीजेपी अखिलेश पर तीखा हमला बोल रही है। ऐसे में क्या वजह है कि देश को बांटने वाले जिन्ना को अखिलेश आजादी का नायक बता रहे हैं? क्या वजह है कि अखिलेश को यूपी चुनाव से पहले जिन्ना का बार बार बचाव करना पड़ रहा है? यूपी में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है और इसी बीच अखिलेश यादव के इस बयान से जिन्ना की भी एंट्री हो गई है। चुनावी सियासत में जिन्ना का जिन्न जाग चुका है। गांधी, नेहरू और पटेल के साथ जिन्ना की बराबरी कर और जिन्ना को गांधी, नेहरू और सरदार पटेल जैसा फाइटर बताकर अखिलेश यादव ने ताक में बैठी बीजेपी को बड़ा चुनावी असलहा थमा दिया है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। माना जा रहा है कि जिन्ना वाले बयान के पीछे यूपी के 20% मुसलमान वाली सियासत है, लेकिन इस बोल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अखिलेश पर फिर से बोलने का मौका दे दिया है। एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था, और वक्तव्य क्या जारी किया था? यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और भारत को तोड़ करके जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन को इस देश को नहीं भूलना चाहिए, जहां जिन्ना ने मुस्लिम उपद्रवियों से हिंदुओं की कत्लेआम करने के लिए कहा था। जिन्ना के इस कुत्सित कृत्यों के देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता और उसे राष्ट्र तोड़क के रूप में ही हमेशा निंदित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर विपक्ष को लगातार चुनौती दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनकी ही तरह अड़िग और हिम्मत बांधे जिन्ना के जिन्न पर टिका हुआ है। आपकी बयान को बार-बार कई राजनीतिक दलों ने उसको चलाया है, कई राजनीतिक दलों ने उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर दें। क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। अखिलेश यादव जिन्ना की तारीफ में कसीदे गढ़ने के बाद अपने बयान पर अड़िग है। जिन्ना के इतिहास को पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन ताक में बैठी बीजेपी लगातार जिन्ना के भूत को भुनाने में जुटी हुई है और एक के बाद एक तीर निशाने पर छोड़ रही है। जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा।
यूपी की राजनीति में रोज नया भूचाल आता है। इस बार जिन्ना के जिन्न को बोतल से बाहर निकाला गया है। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इन हमलों का और तीखा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल करेंगे गठबंधन का ऐलान। 21 नवंबर को लखनऊ के ताज होटल में यह बड़ा ऐलान होगा। गठबंधन के बाद दोनों पार्टी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। दोनों पार्टियों के बीच तय होगी सीट। रालोद ने 403 में से 40 सीट मांगी है। समाजवादी पार्टी ने 32 सीट देने का मन बनाया है। लिहाजा सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम बातें चल रही हैं। लिहाजा ये चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण गठबंधन माना जा रहा है। रालोद और समाजवादी पार्टी के बीच में विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन होगा और माना जा रहा है कि 21 नवंबर को दोनों ही पार्टी की तरफ से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरी दौर की बातचीत चल रही है। रालोद ने 403 में से 40 सीटें मांगी हैं। समाजवादी पार्टी ने फिलहाल 32 सीट देने का मन बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1100 रुपए की धनराशि ट्रांसफर प्रक्रिया का शुभारंभ किया, जिसके तहत प्रदेश के 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से परिषदीय स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को 1100 रुपए दिए जाएंगे। इनमें 2 यूनिफॉर्म के लिए 300 रुपए प्रति यूनिफॉर्म 600 रुपए और स्वेटर के लिए 200 रुपए, स्कूल बैग के लिए 175 और जूते के लिए 125 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग ने निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर और स्कूल बैग की धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजने के लिए प्रेरणा डीबीटी ऐप सितंबर में लॉन्च किया था। इसमें सभी अभिभावकों का आधार कार्ड के साथ डेटा फीड किया गया है। 1 करोड़ 80 लाख से अधिक बालक बालिकाओं के यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर आदि के लिए प्रदेश सरकार के शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा को डीबीटी पूरी धनराशि उन बालक और बालिकाओं के माता पिता या लीगल अभिभावक तक पहुंचाने के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज औरैया और इटावा जिले का दौरा किया। सीएम योगी ने अपने दौरे के दौरान दोनों ही जिलों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। औरैया में योगी आदित्यनाथ ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और विकास की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, तो वहीं इटावा में भी सेंट्रल जेल सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दोनों जिलों में सौगातों की बौछार करने के बाद सीएम विपक्ष पर भी खूब बरसे। उन्होंने अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर निशाना साधते हुए विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। भाइयों बहनों, यह आपराधिक मानसिकता, राजनीति का यह अपराधीकरण प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था और ये राजनीति के अपराधीकरण को हर हाल में रोकना पड़ेगा। दूसरा, महापुरुषों का अपमान जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था और वक्तव्य क्या जारी किया था, यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। भाइयों बहनों,
विकास की ये परियोजनाएं केवल भारतीय जनता पार्टी के समय ही होता है कि हम शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। जब नीयत साफ नहीं होती, बेईमानी और भ्रष्टाचार सिर चढ़ करके बोलता है, अगर धोखे से सत्ता मिल ही गई तो वह व्यक्ति भले ही शिलान्यास कर ले, लेकिन जनता उसे लोकार्पण करने लायक नहीं बनाती है। लेकिन आज से 3 वर्ष पहले जिन परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया था, आज उनका लोकार्पण करने के लिए फिर मैं 3 वर्ष के बाद आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पीड़ित युवक का कहना है कि उसने जमीनी विवाद को लेकर यह कदम उठाया है। बता दें कि युवक उन्नाव का रहने वाला है, जो इस समय 40% तक जल चुका है और गंभीर स्थिति में डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली क्षेत्र के नवयुग मार्केट में कबाड़ी का काम करने वाले व्यापारी के घर को चोरों ने निशाना बनाया। व्यापारी के घर से करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर स्थानीय पुलिस और एसपी सिटी निपुण अग्रवाल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेते हुए डॉग स्क्वाड की मदद से सुराग खंगाले जा रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज निकालकर चोरों की पहचान की जा रही है। व्यापारियों ने गाजियाबाद पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। से एक के बीच में मुकेश गुप्ता नाम के कबाड़ी के व्यापारी हैं। जब ये अपनी दुकान पे गए हुए थे तो पीछे से किसी ने ताला तोड़ के इनके घर में रखी हुई कुछ संपत्ति, जिसमें कुछ कैश बता रहे हैं और कुछ जेवरात बता रहे हैं, उसको चोरी करके ले गए हैं। हमने तुरंत ही सीसीटीवी के लिए अपनी टीमें लगा दी हैं, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड फील्ड में भी मौके पहुंच गई थी। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और तुरंत इस घटना का निराकरण करा जाएगा। कभी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली और कांग्रेस की नेता के साथ एक एक्टर के रूप में भूमिका निभा चुकी काजल निषाद ने अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और साइकिल पर सवार हो गई हैं। सपा में शामिल होने के बाद पहली बार काजल गोरखपुर पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस बीच उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, तो वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो बाबा है और अपना पूजा पाठ करें। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है और ये प्रदेश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस बात की चर्चा हो रही है। समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल शेर की दहाड़ की तरह है। एक एक कार्यकर्ता इतना जुझारू है, इतना कर्तव्यवान है, उनका संगठन इतना मजबूत है, वो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। और ये बाबा जी को अच्छी तरह से पता है। बाबा जी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डर गई है, खौफ हो गया है अंदर इनको, इसीलिए इनके हर ट्वीट में हिंदू मुसलमान झलक रहा है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर सकते मेरे भाई, हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, आतंकवादी, बस इनके पास कोई मुद्दा नहीं, अपना तो कोई मुद्दा नहीं है। रायबरेली जिला जेल में निरुद्ध बंदी की मौत का मामला सामने आया है, तो वहीं बंदी की मौत का कारण जिला अस्पताल में इलाज बताया जा रहा है। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल में ठंड की वजह से उसकी मौत हुई है। बता दें कि जेलर ने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए मौत का कारण उसका अक्सर बीमार रहना बताया है। जेलर के मुताबिक युवक के पेट में दर्द की शिकायत रहती थी, वहीं इस बार भी उसे पेट में दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। किसी बंदी की मौत जेल में नहीं बल्कि एक शादाब पुत्र अशफाक निवासी मुशर्रफ नगर जायस थाना जायस अमेठी था, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। उसकी तबीयत बराबर खराब रहती थी। वह 23/11/2020 में को आया था। अपराध संख्या 306/20 में, धारा 379, 411, 420, 419 में, और वो बराबर पेट के दर्द की शिकायत बराबर रहती थी उसका। डेंगू और मलेरिया के बाद अब जीका ने भी शहर में तेजी से पैर पसार लिए हैं। कानपुर शहर में अब तक 66 रोगियों में जीका वायरस की पुष्टि हो चुकी है।
जीका प्रभावित 12 क्षेत्रों में लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जीका वायरस से बचने के लिए कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि एडीज एप्टिजाई मच्छर से फैलने वाला जीका का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर होता है। जीका गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग पर असर डाल सकता है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कराना चाहूंगा कि आज कानपुर नगर में जीका के कोई भी धनात्मक रोगी नहीं मिला है। अब तक कुल 66 रोगी धनात्मक मिले हैं। निरोधात्मक कार्रवाई सभी प्रभावित 12 मोहल्लों में की जा रही है। आज 70 टीमों ने सर्विलांस का कार्य किया, जिसमें 3,311 घरों में सर्विलांस की एक्टिविटी की गई। उसकी अब तक कुल मिलाकर 76,953 घरों में सर्विलांस की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। डेंगू और मलेरिया के बाद अब एडीज एप्टिजाई मच्छर ने जीका फैलाना भी शुरू कर दिया है और जीका ने तेजी से कानपुर शहर में अपने पैर भी पसार लिए हैं। अब तक 66 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हो चुकी है, यानी कहीं न कहीं जीका अब तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अब जीका से निपटने के लिए कमर कस चुका है और लगातार तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए सबसे पहले गंबूजिया मछली भी कानपुर शहर लाई जा रही है। गंबूजिया मछली एडीज एप्टिजाई मच्छर के लार्वा को खा जाती है और मच्छरों को पनपने नहीं देती है। फिलहाल जिस तरह से जीका वायरस शहर में बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के भूपतवाला स्थित जैन मंदिर पहुंचकर जैनाचार्य विश्व रत्न सागर सूरी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात में सीएम ने जैन संतों के साथ धर्म और संस्कृति पर चर्चा की। इसके बाद सीएम हरिद्वार के कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम पहुंचे और शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। वहीं हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। दिनों में जैन मुनि जी के पास आया था उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और वो लंबे 16 दिन के मौन व्रत थे। कल ही उनका मौन व्रत समाप्त हुआ है। बस उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनका मार्गदर्शन भी लिया है, क्योंकि कठिन साधना और कठिन तप उनके द्वारा किया जाता है। और कल एक बड़ी अच्छी बात यहाँ हुई है, श्वेतांबर और पीतांबर दोनों जो समुदाय हैं, उन दोनों समुदाय के लोगों ने यहाँ पर बड़ा अच्छा मिलन किया है। निश्चित रूप से मिलन हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक रूप है, सबको मिलाने का रूप है। भगवान राम ने भी सबको मिलाया था, भगवान कृष्ण ने भी सबको मिलाया था, जैन मुनि ने भी वही काम किया। तो आज मैंने भी उनको आशीर्वाद लेकर राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए और अच्छा कैसे काम कर सकते हैं, वही मार्गदर्शन उनका मिला है। 10 नवंबर को कांग्रेस हल्द्वानी से विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल फूंकने जा रही है। विजय संकल्प शंखनाद रैली 10 अक्टूबर को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में आयोजित होगी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। विजय संकल्प शंखनाद रैली में हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए नेता यशपाल आर्य और नैनीताल से निवर्तमान विधायक संजीव आर्य का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। और कांग्रेस विजय संकल्प शंखनाद रैली के जरिए कांग्रेस की एकजुटता का परिचय देने की कोशिश करेगी। वहीं माना जा रहा है कि विजय संकल्प शंखनाद रैली के दौरान कांग्रेस में कई बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। विजय शंखनाद रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। ऐतिहासिक जनसभा रैली जो हल्द्वानी में होने जा रही है, विजय संकल्प शंखनाद, ये जो महत्वपूर्ण रैली है, कांग्रेस के 2022 के विधानसभा चुनावों का विजय का संकल्प लेकर शंखनाद हमारे वरिष्ठ नेतागण यहां पर करेंगे। और अपने आप में आप देख रहे हैं कि हिमाचल की तर्ज पर जिस तरीके से यहां ट्रेंड चलता है, एक तरफा कांग्रेस की एक लहर चलने वाली है और जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना, उसके लिए इसीलिए हमने विजय संकल्प रैली इसका नाम रखा है। और इसमें हम पूर्व प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य जी और नैनीताल के निवर्तमान हमारे जो विधायक। केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर सुबह 8 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ कपाट बंद होने के बाद पंचमुखी विग्रह मूर्ति विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान होंगे। अगले 6 माह भोले बाबा के दर्शन यहीं होंगे। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट आज भाई दूज पर पूजा प्रक्रिया के बाद विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। सुबह 6 बजे पुजारी बागेश लिंग ने
केदारनाथ धाम के दिग्पाल भगवान भैरवनाथ का आह्वान कर धर्माचार्यों की उपस्थिति में स्वयंभू शिवलिंग को विभूति और शुष्क फूलों से ढककर समाधि रूप में विराजमान किया। इसी के साथ विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भी भाई दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। यमुना की डोली के मंदिर से बाहर निकलते ही जयकारों से यमुनोत्री धाम का पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके बाद शनिदेव की अगुवाई में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास खरसाली के लिए रवाना हुई। अब मां यहीं दर्शन देंगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।